हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर आपके साथ हैं इकोनॉमिक्स का अपना नया चैप्टर लेकर के। चैप्टर नंबर टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अपने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरीज थी कि कुछ नोट्स अपना हमारे पर्सनल हम बना करके दे दें आपको, या फिर आप अपने खुद से नोट्स बनाएंगे। तो एक बात हम क्लियर कर दें आपको, नोट्स और कुछ भी जो रिटन मटेरियल है हमारी साइड से, स्टडी मटेरियल आपको समय समय पर प्रोवाइड होता रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने पर्सनल नोट्स भी बनाएं, है ना। क्योंकि पर्सनल नोट आपके अपने होंगे जो सबके साथ सेम नहीं होंगे। कंपटीशन है ना, है ना। फिर आप दूसरे से डिफरेंट कैसे रहेंगे, इसलिए अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें। बाकी हमारी साइड से आपको हर वक्त स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहेगा। आप वीडियोस मेरे लगातार देखते रहें। मेरा ये जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके पास पहुंचता रहेगा। हम क्वेश्चन आर भी देंगे आपको। क्वेश्चन आर मीन्स क्वेश्चंस की एक सीरीज़ बना करके भी देंगे, हर चैप्टर वाइज चलेगी वो, हर चैप्टर से रिलेटेड बना करके देंगे। लेकिन फ़िलहाल ये काम है हमारा कि हम आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दें सारे, जो आपको चैप्टर पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर क्या है। क्लियर है मेरी बात? और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम से आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे चाहे जब पूछ सकते हैं, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बच्चे, चलते हैं हम अपने चैप्टर 2 की साइड। हम पढ़ाएंगे आज आपको सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना। सबसे पहले मेन बात आ जाती है सेक्टर्स क्या होते हैं ये, ठीक है। तो ये सेक्टर्स होते हैं, ये ग्रुप होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगर हम एक सिंपल से इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहें सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स आर द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लियर है? अब जैसे हम जो आपको बात बता रहे हैं इससे रिलेटेड, इससे भी आप अपने नोट्स को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट, है ना। हमारा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्लियर है? तो एक सेक्टर्स क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं, ये सेक्टर्स ग्रुप होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ को भी हम दो काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक और होती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो वो होंगी जिनसे हम इनकम जनरेट करते हैं, इनकम बनाते हैं। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कौन सी होंगी? जो हमको इनकम नहीं देती हैं। तो फिर हम करते ही क्यों हैं? क्वेश्चन ही आ जाता है ना सामने, तो फिर हम इनको करते ही क्यों हैं? ठीक है, लेकिन ये की जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं? इनकम क्यों कमाते हैं? हम अपनी लिवलीहुड को पूरा करने के लिए। क्लियर है? अपनी लिवलीहुड के लिए, है ना, लिवलीहुड को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए ये करते हैं। लेकिन अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? वो हम किसी के साथ अगर अफेक्शन है, किसी के साथ किसी को केयर करनी है हमको, या अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं? जैसे किसी की हेल्प करना, ठीक है, वर्शिप करना, पूजा करना, है ना। ये तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, इससे आपको पैसे थोड़ी मिलते हैं, है ना। लेकिन आपको क्या होता है? आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है आपको ये काम करके। कोई भी सोशल वर्क किया आपने, कोई भी सोशल वर्क आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमको क्या देती हैं? सेटिस्फेक्शन देती हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कौन सी चीज़ें आती हैं? जिनसे हम इनकम जनरेट करते हैं, जो हमारे लिवलीहुड को पूरा करती है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? ठीक है। जैसे हम क्या काम करते हैं इसके अंदर? जैसे हम फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स है, इंजीनियर हैं, हम जो भी हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिससे हम पैसे कमाते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई बच्चे आपको? इससे आपने यहाँ से नोट्स अपने बनाने आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम शुरू हो जाते हैं। ये जो हम एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे आपके सामने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसको हम 3 बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी नेचर के हिसाब से, है ना, हम यहाँ पर लिखते हैं नेचर ऑफ एक्टिविटी। कैसा है नेचर? नेचर में हम सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे आज सबसे पहले आ जाती है प्राइमरी सेक्टर, ये आपने पढ़े हैं सब। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और फिर तीसरे आ जाते हैं आपके टेरिशरी सेक्टर। ठीक है, ये नेचर के हिसाब से हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। उसके बाद आता है कंडीशंस ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ वर्क, ये आ जाती कंडीशंस ऑफ वर्क, कंडीशंस ऑफ वर्क के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के सेक्टर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। राइट, ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। थर्ड हम इसको बेसिस इसकी ओनरशिप के हिसाब से कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से हो जाते हैं, एक पब्लिक सेक्टर हो जाते हैं और एक हो जाते हैं प्राइवेट। ठीक है, इतनी बात मेरी आपको क्लियर हो गई, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि अब हम इनको सबको आपको डिटेल करेंगे। हमारा पहला आ जाता है प्राइमरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में हम यहाँ आपको बताएं कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं। पहले आ जाते हैं हम प्राइमरी सेक्टर में, बहुत सिंपल होता है, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। ये वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सीधे एनवायरनमेंट से रिफ़र करती हैं। समझ आया? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट किस पे होते हैं? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं हमारी एनवायरनमेंट पे। डायरेक्ट इस पे डिपेंड हो जाने के ही वजह से हम इसकी जैसे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं इसको हम डायरेक्ट, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, है ना। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, रिलेटेड टू या डिपेंडेंट ऑन एनवायरनमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी हो जाती हैं, इसमें अर्थ का यूटिलाइजेशन होता है। जैसे कि इसके हम इसमें कह सकते हैं जैसे फार्मिंग, एग्जाम्पल हैं आपके ये। ठीक है, या फिर जैसे हम इसमें लिख सकते हैं फिशिंग, माइनिंग, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। या फिर फॉरेस्ट्री, ठीक है। या फिर इसमें हंटिंग भी आ सकता है आपका एग्जाम्पल, है ना। और क्या आ सकता है इसके अंदर, फिशिंग है, माइनिंग है, हंटिंग है ना। और हो गया, पोल्ट्री भी आ सकता है इसके अंदर, डेयरी फार्मिंग, हाँ एक और आ गया डेयरी फार्मिंग। समझ आ गई आपको मेरी बात? ये क्या होते हैं, ये रिलेटेड टू एग्रीकल्चर होते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्राइमरी में आ जाती हैं, है ना। ये आपको क्लियर है मेरी बात? प्राइमरी एकदम से क्लियर हो गया है ना, फॉरेस्ट्री, माइनिंग सब क्लियर है। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ाएंगे आपको सेकेंडरी। इतना आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट सेकेंडरी की साइड। सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर बहुत, इसके नाम से जैसे आपको क्लियर हो जाता है कि सेकेंडरी सेक्टर कौन सी, इसमें ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये हमेशा क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हैं इस सेक्टर में, है ना। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल चेंज इनटू फिनिश्ड गुड्स। इसका मतलब यहाँ क्या होता है, इसका मतलब यहाँ होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर है? इसमें क्या काम होता है सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इसमें ऐसी वाली इंडस्ट्रीज सारी आ जाती हैं। समझ में आई? मैन्युफैक्चरिंग होगी इसके अंदर।
या फिर इसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग हो रही होगी आगे, या फिर इसके अंदर क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जितनी भी सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। उसमें काम ही क्या होता है, यही तो बनाने वाला काम तो होता ही है ना। जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती हैं। क्लियर? ठीक है, आगे आ जाते हैं हम अपनी टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सेक्टर है। ठीक है, अच्छा, इसमें दोनों काम होते हैं, प्रोडक्शन का काम भी होता है थोड़ा बहुत और एक्सचेंज का काम भी होता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन और ये इसे हम एक तरीके से ये सर्विसेज की भी, इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू सर्विसेज होती हैं, रिलेटेड टू सर्विसेज भी होती हैं इसके अंदर सारी, यही होता है समझ लीजिए। ये हमें सबसे ज़्यादा हेल्पिंग होती है। देखिए, प्राइमरी सेक्टर वहाँ से आया सामान, सेकेंडरी सेक्टर में आकर के बन गया, देन अब वो कंज्यूमर के पास पहुँचेगा कैसे? ठीक है, कौन पहुँचाता है? तो वो टेरिशरी सेक्टर पहुँचाता है। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन होता है? वो टेरिशरी सेक्टर ही होता है। ठीक है, जैसे अब हमने बना लिया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर आ जाता है। समझ गए आप मेरी बात को? ट्रांसपोर्टेशन का काम, कम्युनिकेशन का काम, बैंकिंग है, ठीक है, जैसे टीचिंग है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, राइट, या फिर नर्सिंग का काम है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई आपको? ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा सेक्टर है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, है ना। देखो, प्राइमरी सेक्टर में तो हमने क्या किया, जैसे माना एग्रीकल्चर है, वहाँ से हमारा प्रोडक्शन बन के आ गया। सेकेंडरी सेक्टर में वो रॉ मटेरियल हमारा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, देन बन करके सामान इंडस्ट्रीज़ में फर्म में ही पड़ा रहेगा अगर टेरिशरी सेक्टर्स नहीं होंगे तो। अगर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे पास, बैंकिंग की व्यवस्था नहीं है, फंड नहीं मिल पा रहा है, कम्युनिकेशन की कोई साधन नहीं है हमारे पास, तो कैसे पहुंचेगा वो कंज्यूमर के पास? ठीक है, तो टेरिशरी सेक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर देता है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई बच्चे? ठीक है, चलते हैं हम आगे। अब ये 3 सेक्टर तो हमारे क्लियर हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। अब हम पढ़ेंगे ओनरशिप के हिसाब से। हमने बताया था आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज थे आपके, पहले ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज बता दें, 2 वर्किंग कंडीशंस के हिसाब से बताया था। तो एक होते हैं हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जैसे नाम से बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ व्यवस्थित होगा इसमें, बिल्कुल इसमें कुछ भी आपका डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। वो सेक्टर्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं। अब सब हम ये जो बात बोल रहे हैं आपको, डिस्टर्ब से आपका क्या मतलब है ना, डिस्टर्ब से आपका क्या, हमारा क्या मतलब आ जाता है इसके अंदर? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से सेक्टर्स होते हैं? ये वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल रेगुलर होता है और पीपल जो होते हैं उनको इंश्योर्ड होते हैं वो काम करने के लिए। अगर हम इसमें एक बार में लिखें तो एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर होता है। ठीक है, अच्छा, ये समझ लो एक तरीके से गवर्नड होते हैं, गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं सारे। ठीक है, जो लॉ में दे रखे होते हैं उन रूल्स रेगुलेशंस को ये फॉलो करते हैं। और इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये सारे जो जितने भी वो मतलब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उन सबको ये लोग इंजॉय भी करते हैं। ठीक है, इसमें वर्कर्स को फुल जॉब सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, तो फिर मंथली सैलरी भी मिलेगी इनको, मंथली इनको सैलरी भी मिलती है। और क्या होता है, इनको वर्कर्स को हमने बताया ना, जितने भी जैसे पीएफ है, गवर्नमेंट जितने भी फैसिलिटीज़ देती है प्रोविडेंट फंड की, या फिर लीव जो पेड करती है, मेडिकल लीव होती है, वो सब इनको मिलती है। पेड लीव की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी सब इनको मिलती है ना। वर्किंग आवर्स इसमें फिक्स रहते हैं हमेशा, वर्किंग आवर्स यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, है ना, काम करने के घंटे फिक्स्ड होंगे।
अच्छा, इसको इसको हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहा? क्योंकि ये फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर होता है इसको बनाने का, वो यहाँ पर सारे होते हैं, है ना, क्योंकि बता दिया। और वर्क की कंडीशन कैसी होती है? वर्क की कंडीशन जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, फेवरेबल होती है वर्किंग कंडीशंस, है ना। यहाँ पर किसी भी तरीके से और इसमें अगर हम लिख लें तो आपको बता देंगे। ठीक है, इसको क्यों कहा जाता है ये? क्योंकि ये इसमें कुछ फॉर्मल प्रोसेसेस होती हैं और कुछ प्रोसीजर होती हैं, तभी ये जा कर के इसको बनाया जाता है, इसको कहा जाता है। वर्किंग कंडीशंस इसमें फेवरेबल होती हैं पूरी तरीके से। वर्किंग आवर फिक्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेड लीव्स, मेडिकल बेनिफिट सब दिए जाते हैं। रूल्स रेगुलेशंस को इसमें पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है ना। जॉब सिक्योरिटी होती है इसके अंदर, है ना। और एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है? यहाँ पर रेगुलर होता है, ठीक है। मंथली सैलरी भी मिलती है। इतनी ये सारी चीज़ें होती हैं जिस सेक्टर के अंदर, वो सेक्टर हमारा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। समझ आ गई मेरी बात को आपको? क्लियर है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स? ठीक है। अब इसी को ही अगर हम ऑर्गेनाइज्ड को और इसमें हम चेंज कर दें कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, बस रूल सारे इसके अपोजिट हो गए तुरंत ही, है ना। वर्कर्स को हमने सबसे पहले क्या लिखा? जैसे जॉब सिक्योरिटी, वर्कर्स को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। मंथली सैलरी नहीं मिलती, उनको डेली बेसिस पे काम मिलता है ना। रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे कोई भी फॉलो नहीं किए जाते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर रेगुलर नहीं होता, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर रेगुलर तो मतलब ही नहीं होता ना। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब बुला लिया जाता है काम करने के लिए। ये कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। ना ही वर्किंग के आवर्स फिक्स होते हैं, कभी 10 घंटे 12 घंटे, है ना। ओवरनाइट काम ये लोग करा लेते हैं, अपना काम पूरा होना चाहिए उनका, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कंडीशन जो होती हैं वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होती हैं, कहीं पर भी कैसे भी काम कराते हैं, ठीक है। मतलब वर्किंग कंडीशन फेवरेबल का मतलब समझ रहे हैं आप? वर्कर्स हमारे यहाँ काम कर रहे होंगे तो वो उनकी जो कंडीशन, जिस कंडीशन में वो लोग काम कर रहे होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, है ना। प्रॉपर लाइट नहीं होगी, प्रॉपर एयर ही नहीं होगा, है ना। खाने पीने की कोई उनके लिए अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, ये वर्किंग कंडीशंस होती हैं, यहाँ अच्छी नहीं होती हैं। और क्या होता है? जैसे हमने लिखा इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसीजर एंड प्रोसीजर, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, कोई फॉर्मल प्रोसेसर एंड प्रोड्यूसर्स यहाँ पर नहीं होते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी नहीं होता कैसा भी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हो जाते हैं। समझ आ गई आपको मेरी बात को? अगर हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आप एग्जाम्पल किसी भी जो भी गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स होते हैं, जैसे बैंक है, आप उसका एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज्ड में डाल सकते हैं आराम से, जिसके खुलने और बंद होने का टाइम बिल्कुल सेट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के नहीं होते, जो लोगों के खुद के अपने पर्सनल होते हैं, तो उसमें खोलने या बंद करने का टाइम या फिर जॉब सिक्योरिटी का, लोगों को बाहर निकालने का, वर्किंग कंडीशंस का, वो अपने रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से सेट करते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरीके से गवर्नमेंट अंडरटेकन होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होते हैं। क्लियर? चलते हैं हम आगे। तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों क्लियर हो गए एक साथ, ठीक है। इसको आप अपने तरीके से समझ लेना और लिख लेना, और कोई क्वेरी हो फिर से मुझसे पूछ लेना। अब हम चलते हैं, हमने एक और बार बताया था आपको इसके साथ ही ओनरशिप के हिसाब से, है ना। अब ओनरशिप के हिसाब से अब आ जाते हैं हम यहाँ पर पब्लिक एंटरप्राइजेज, और दूसरी हो जाती है प्राइवेट ओन एंटरप्राइजेज। बहुत क्लियर है, एकदम सिंपल है। पब्लिक जितनी भी होती हैं ये ओड या कंट्रोल होती हैं गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट के हिसाब से होती हैं। तो ऐसे है ना, तो ये हम लिख दे रहे हैं इसमें ओड या फिर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट के होते हैं इसलिए हमेशा ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हमेशा वेलफेयर मोटिव होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? लोगों का वेलफेयर करना, ठीक है। और क्या होते हैं ये, और कौन से होते हैं? ये हमेशा बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिक सर्विसेज,
है ना। प्रोवाइडेड हमने उल्टा लिख दिया है, प्रोवाइड्स वर्ड यहाँ आना चाहिए। प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज होती हैं, जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं तुरंत ही, जैसे पोस्ट ऑफिस है ना, पूरी तरीके से पब्लिक है। रेलवेज है, या फिर आर्मी है हमारी, पुलिस है। समझ गए आप मेरी बात को। इसी से प्राइवेट सीख लेंगे आप लोग। जैसे ओड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो ओड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट नहीं होता, वो प्राइवेट होती है। अगर इसको हम तुरंत ही प्राइवेट में चेंज कर दें, है ना, तो ये गवर्नमेंट की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना, प्राइवेट यहाँ पर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये वेलफेयर मोटिव नहीं होते हैं, ये वेलफेयर मोटिव नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, ये होंगे प्रॉफिट मोटिव। उनका काम क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। समझ आ गई, है ना। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। ये बेसिक सर्विसेज नहीं देते, बल्कि वाइड रेंज की, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वाली सर्विसेज हमको प्रोवाइड करते हैं। वाइड रेंज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वाइड सर्विसेज। हम देखो इसी में आपको सिखा देते हैं, कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाइड रेंज की सर्विसेज देते हैं, है ना। अरे जैसे कि जियो वाले हैं आपके, समझ गए आप मेरी बात को। बहुत अब खुद ही समझदार हैं आप लोग, है ना। जैसे किसी भी आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे बजाज है ना, इतनी सारी कंपनी हैं आपकी, आप यहाँ पे किसी का भी एग्जांपल लेकर के चल सकते हो। रिलायंस है, ठीक है, ये प्रॉफिट मोटिव है और बहुत वाइड रेंज की सर्विसेज हमको देती हैं, ठीक है। और ये इसको और या कंट्रोल कौन करता है, प्राइवेट या इंडिविजुअल्स लोग करते हैं। समझ गए आप लोग मेरी बात को। इतनी बात यहाँ पर कि मुझे लगता है इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, समझ लें आप लोग इस चीज़ को। वैसे हमको नहीं लगता कि इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, ठीक है। अच्छा, और इस चैप्टर में अब आपको एक और चीज़ आप बीच में जा कर के मिल जाएगी, तो वो है आपका आते हैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि मनरेगा के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा सा और डिस्कशन किया हुआ है। उसके लिए पहले हमको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे क्लियर ही है कि जब कोई भी काम नहीं होता हमारे पास, जॉबलेस हो जाते हैं हम, तो वो जो कंडीशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। आपको इस चैप्टर में आपको मिलेंगे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दो मिलेंगे आपको ये, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल क्लियर होता है कि जब एक पर्सन होता है उसके पास कोई जॉब नहीं होती है, कुछ भी चीज़ अर्न नहीं कर रहा होता, तो वो सिचुएशन जो होती है वो ओपन होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, है ना। एकदम क्लियरली विजिबल भी होती है ये, ठीक है। जैसे कि ना जहाँ उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में ये आराम से आपको देखने के लिए मिल सकती है कि जब लेबर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, जब ज़रूरत नहीं होती तो उनको हटा दिया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। क्लियर है, ओपन मतलब जैसे इसके नाम से क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है बिल्कुल, वो ओपन होता है कि एक पर्सन उसके पास कोई जॉब नहीं, अर्न करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो जो सिचुएशन होती है वो उसे हम ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़रूर ऐसा होता है कि जब आपको ना जो पर्सन है वो लग रहा होगा कि काम कर रहा है, लेकिन रियल में वो काम नहीं कर रहा होगा, उसके पास कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ये कैसी है, जैसे ये तो ओपन होती है, लेकिन ये कैसी होती है, ये हिडन होती है ना। अनएम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन कैसा है, हिडन है। ये हमेशा कहाँ मिलता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ना आपको ये लगेगा कि ये काम तो हो रहा है, लेकिन वाकई में यहाँ पर उसे काम नहीं मिला हुआ होगा। जैसे हम एक एग्जांपल देकर के बताते हैं, एक फार्म है छोटा सा, वहाँ पर सिर्फ 10 लेबर की ज़रूरत है और हमने कितने लगा रखे हैं, वहाँ पर 50 लेबर लगा ली, है ना। तो काम तो सब कर रहे हैं, काम तो सब कर रहे हैं,
लेकिन जहाँ पर जो अर्निंग जितनी जिसकी होनी चाहिए थी ना, वो तो डिवाइड हो गई ना सब में, है ना। जिस लेबर को अगर हम पर आवर के हिसाब से अगर माना हम उसको 50 रुपये देते थे, लेकिन अब क्योंकि लेबर की हमारे पास नंबर ऑफ़ लेयर्स ज़्यादा हो गए तो हमने उसको कितना कम कर, हमने उसको 10 रुपये में कन्वर्ट कर दिया। तो वो काम तो कर रहा है, लेकिन उसे 10 रुपये में उसका होना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक इस टाइप का ये हिडन हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन कैसा हो गया, हिडन हो गया। क्लियर है ना। और क्या होता है, जैसे अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात करके चलते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, उनको अपनी अर्बन एरियाज़ में जो लोग होते हैं उनको क्या होता है, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब नहीं है, जितने वो पढ़े लिखे हैं या जो जो चीज़ें वो जानते हैं उसके हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर वो डिसगाइज्ड हो जाती है। समझ में आ रही है ना। तो वो उस ये जो होती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा हिडन होती है, ये दिखती नहीं है लेकिन होती है। क्लियर है मेरी बात। जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, उसमें पूरे फैमिली के मेंबर्स उसमें काम पे लगे हुए हैं, लेकिन क्या है, अब प्रोडक्शन उतना निकल के नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को, है ना। तो ये कैसा हो जाता है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है ना। जहाँ पर मोर पीपल आर रहेंगे जिन्हें वर्क देन रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड से ज़्यादा लोग वहाँ पर एंगेज्ड हैं काम करने में, ज़रूरी नहीं है फिर भी उसमें लगे हुए हैं, अननेसेसरी लगे हुए हैं, कोई काम ही नहीं है। समझ आ गई, उसे कहते हैं हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इस चैप्टर में और आपको मिल जाएगा, मनरेगा के बारे में मिलेगा, है ना। जब आपके पास स्टडी मटेरियल होगा या बुक्स होंगी तब आपको इसमें मनरेगा के बारे में मिलेगा। लेकिन मनरेगा हम क्लियर कर देते हैं। मनरेगा पढ़ा होगा आपने, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको कहते हैं हम मनरेगा। ठीक है, इसमें 100 डेज़ की गारंटी दे रखी थी एम्प्लॉयमेंट की हर साल, और हाउस होल्ड एरियाज़ के लिए था ये। एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी मिला था, अगर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे लोगों को तो 15 वो एम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी उन लोगों को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें राइट टू वर्क था, लोगों को काम मिला था यहाँ पर, क्लियर है। और इक्वल वर्क भी था, अच्छा, है ना। काम अच्छा काम हुआ था इसमें, ऐसा नहीं है, इसमें अच्छा काम हुआ था। SC ST जो पुअर वुमेन थी उनको काम मिला था, क्लियर है। बस इतना ही है, इसमें बहुत सारा नहीं है मनरेगा के बारे में, आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था, 2005 में आया था। 100 डेज़ का था इनको कि 100 डेज़ हर एक पर्सन को ज़रूर से वर्क मिलेगा। अगर 15 डेज़ में वो काम नहीं कर पाते हैं तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एक जैसे अलाउंसेस वो दिए जाते हैं, वो अलाउंसेस भी उसके अंदर दे देंगे उनको। ठीक है, आते हैं, जैसे हमने आपको पढ़ाया कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें ये भी आएगा कि ना जो वर्कर्स होते हैं ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्यों किया जाता है, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से तो बनते नहीं हैं। ठीक है, जब वो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं बनते तो वो उनके वहाँ पर अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर वर्कर्स का आराम से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। कम वेजेस देंगे, सेफ्टी होगी नहीं, है ना, हेल्थ भी नहीं देखेंगे कि वर्किंग कंडीशन कैसी है, तो उसमें हेल्थ भी उन लोगों की बहुत डाउन होती जाती है। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बहुत आराम से लिख सकते हैं, बहुत ही मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं, ऐसी कुछ स्पेशल वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, मगर जो मनरेगा है उसमें शॉर्ट नोट आ जाएगा तो वो उस पर भी आप आराम से लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पूरा वो लिख देना है, इसकी फुल फॉर्म लिख देना मनरेगा की। अच्छा, हमने मनरेगा को यहाँ पे लिखा नहीं, एक बार भी हम एक बार लिख दें। ये होता है MGNREGA। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको निकाला था, बस, है ना। इसका जो मेन किया गया था, प्रमोट किया गया था, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए किया गया था। ठीक है, उसमें गारंटी था कि 100 डेज़ की गारंटी 100 डेज़ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, अगर नहीं भी मिलता तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। ठीक है, और तकरीबन इंडिया के अगर हम देखा जाए तो 625 डिस्ट्रिक्ट में ये इम्प्लीमेंट भी हो गया था। आई थिंक इस चैप्टर में और आपको और भी कुछ ऐसे स्पेशल और चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है,
अच्छा, जीडीपी की कैलकुलेशन में, हाँ जीडीपी की कैलकुलेशन और बता दें, ये जो 3 सेक्टर हमने आपको बताए है ना, सारे तीनों ही सेक्टर्स के अगर हम टोटल इनकम को अगर हम ऐड कर देते हैं सारे, है ना, टोटल प्रोडक्शन और ईच सेक्टर ऑफ कैलकुलेट सारी वैल्यूज़ ऑफ फाइनल गुड्स, हम जहाँ पे जीडीपी का कैलकुलेशन और बता रहे हैं भाई, तो चैप्टर मेरा कंप्लीट होगा। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फुल फॉर्म है भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो जितने भी सेक्टर हैं, है ना, 3 सेक्टर हो गए ना, तीनों सेक्टर की टोटल इनकम, टोटल इनकम ठीक है, जितना भी इतने सब सेक्टर्स के है ना, तो वो सारी की सारी हमने यहाँ पे क्या करनी है, सबको हमको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, यहाँ पर आ जाती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। तीनों सेक्टर्स की, सबसे पहले से प्राइमरी सेक्टर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी आ जाते हैं, टेरिशरी आ जाते हैं, उन तीनों की वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर। तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जीडीपी, टोटल इनकम ऑफ सेक्टर्स, of all sectors। प्रोड्यूस्ड, अच्छा है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले ली जाती हैं इसके अंदर, बस उसको हम इसमें यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और जीडीपी को जो कंडक्ट है वो कौन करता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जीडीपी जो हमारी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है ना बिल्कुल। तो तीनों सेक्टर्स में जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे, उसमें जितने भी वैल्यूज़ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जितनी भी प्रोड्यूस हुई हैं विद इन अ ईयर, है ना, उन सबको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाता है। कंडक्ट कौन, उसको मेज़र कौन करता है, इस प्रोसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्लियर है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब इस चैप्टर में और भी कुछ कैसे भी रह गया है, फिर भी हम अपने जो नोट्स हैं और स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हमको लगेगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी और चीज़ में लगे तो हम उसमें डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन आज के लिए बस इतना ही, इसको समझ लें, आप पढ़ लें दोबारा से, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।